शनिचंद्र विष योग एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय योग है जो मानसिक, भावनात्मक, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। इसी योग को विष योग, विष दोष कहा जाता है। बहुधा इसी योग को शापित योग भी कहा जाता है, विशेषतः तब जब यह योग पाप ग्रहों की दृष्टि में हो, नीच राशि में हो या फिर 6, 8, 12 भाव में बन रहा हो। इस योग यानी विष योग पर मैं ऐसा विस्तृत वीडियो आपके सम्मुख लेकर आया हूं जो YouTube पर आपको दूसरा देखने में नहीं मिलेगा। प्रत्येक भाव में ये योग बन जाए तो क्या फल देगा, प्रत्येक भाव के अलग अलग उपाय, परिहार, दोष, कारण, लक्षण सभी जो इस योग पर हो सकते हैं, सभी विषय को मैंने एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। तो आइए जानते हैं विष योग क्या, क्यों, कैसे और इस पर क्या किया जाए। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय माता भगवती। शनि चंद्र का विष योग एक प्रकृति और तत्वों का विरोध होता है। चंद्रमा मन, भावना, माता, संवेदनशीलता, कल्पना, प्रेम और सत्व गुण का कारक होते हैं। शनि अनुशासन, विलंब, कर्म, भौतिक सीमाएं, तमोगुण और यथार्थ का कारक होते हैं। दंड का कारक भी शनिदेव होते हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ या दृष्टि संयोग में आते हैं तो मन पर कर्म और यथार्थ की कठोरता का बोझ पड़ता है। यही विषय है जहाँ भावनाएं बोझिल हो जाती हैं, मन स्थिर नहीं रहता और जीवन का रस छिन जाता है। मन नकारात्मक चिंता, अवसाद, अकेलेपन और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो जाता है। निर्णय लेने में भ्रम रहता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है। व्यक्ति को ओवर थिंकिंग, अनावश्यक डर, अज्ञात भय और एकाकीपन सताता है। माता के साथ संबंधों में कटुता या माता के सुख में बाधा आती है। विवाह में विलंब, वैवाहिक जीवन में मानसिक दूरी, कैरियर में स्थिरता नहीं रहती, आत्महीनता का भाव, धन की हानि और प्रतिष्ठा में कमी, सामाजिक जीवन से कटाव और मित्रता में संदेह इस योग के दुष्परिणाम होते हैं। यह योग अक्सर पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों, माँ से संबंधित ऋण या मन से किए गए अपराध का फल माना गया है। मन से किए गए अपराध यानी कि मानसिक अपराध पर मैं कभी एक विस्तृत वीडियो लेकर आऊँगा। जो आत्माएं पूर्व जन्म में किसी स्त्री या माता तुल्य का अपमान करती हैं, उन्हें इस जीवन में मनोव्यथा और माँ के दुख का फल विष योग के रूप में मिलता है। यह योग आत्म संशोधन और अंतर्मन की साधना हेतु एक मार्ग भी बन सकता है यदि व्यक्ति सही दिशा, सही स्थिति और सही आयाम में ध्यान लगाए। व्रत, पराशर, होरा शास्त्र, जातक पारिजात, फल दीपिका आदि ग्रंथों में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और शनि को जीवन के तप का प्रतीक माना गया है। जब मन और तप एक साथ हो तो जीवन में विष का योग बनता है, जहाँ तपस्विता, त्याग और मानसिक पीड़ा ही मार्ग बनते हैं। यदि चंद्रमा नीच राशि में हो और शनि के साथ हो तब प्रभाव ज़्यादा तीक्ष्ण, तीव्र होता है। चंद्रमा यदि शनि की दृष्टि में हो, दोनों एक दूसरे से सातवें हो और चंद्रमा अष्टम या 12 भाव में हो तो मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। लग्नेश यदि चंद्रमा हो या शनि हो तो यह योग जीवन की हर दिशा को प्रभावित कर सकता है। सकारात्मक पक्ष, यदि आत्म संयम हो तो ऐसा व्यक्ति यदि ध्यान, साधना और सेवा में जीवन को लगाता है तो उसकी अंतरात्मा का विकास तीव्रता से होता है। वह मनोविज्ञान, दर्शन, ध्यान, योग, आध्यात्म आदि में गहराई से प्रवेश कर सकता है।
विष योग को तप योग में बदला जा सकता है जहां से विष से अमृत का निर्माण होता है। विष योग केवल एक ग्रह योग नहीं, यह आत्मा की परीक्षा होती है। जब शनि और चंद्रमा की युति किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में होती है तो यह योग मन, मस्तिष्क और मानसिक संतुलन पर गहरा प्रभाव डालता है। मैं 12 के 12 भावों में इस योग के विस्तृत फलों का वर्णन आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। प्रथम भाव यानी कि लगन भाव, जो आत्म और व्यक्तित्व का भाव है, इस भाव में यदि ये योग बने तो व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित हो सकता है। आत्म बल में कमी, आत्मविश्वास की कमी और जीवन में स्थिरता की कमी देखने को मिलती है। अक्सर ये व्यक्ति भ्रम, चिंता और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चेहरे पर चमक नहीं होती है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव और अकेलापन रहने की पूर्ण संभावना है। ऐसी भी संभावना है कि व्यक्ति को अपने सामाजिक जीवन की जिम्मेवारियों का बोझ छोटी उम्र में ही निभाना पड़ जाए। द्वितीय भाव धन, वाणी और परिवार का भाव है। आर्थिक स्थिति डावाडोल रहती है, बार बार डगमगाती है। धन संचय में कठिनाई होती है। वाणी कठोर या कटु हो सकती है जिससे परिवार में झगड़े होते हैं। परिवार के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। ज़्यादा ही विशेष स्थिति में ये योग बन जाए तो बचपन में ही पारिवारिक कष्ट या माता पिता से दूरी की संभावना होती है। तृतीय भाव पराक्रम, साहस और भाई बहन का भाव है। साहस और पराक्रम में कमी आती है। छोटे भाई बहनों से दूरी या मनमुटाव होता है। व्यक्ति जोखिम लेने से डरता है और निर्णय लेने में स्वयं को असमर्थ पाता है। साहस के कार्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। यदि थोड़ा बहुत करता है तो अनमने ढंग से करने के कारण असफलता की संभावना प्रबल होती है। चौथा भाव सुख, माता, वाहन, संपत्ति का भाव होता है। मातृ सुख में कमी आती है। माता से संबंधों में खटास होती है। गृह सुख व वाहन सुख बाधित रहने की संभावना प्रबल रूप से होती है। जमीन जायदाद के मामलों में विवाद की संभावना होती है। मानसिक अशांति 100% देखने को मिलती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा के वास से आप समझ गए होंगे कि मैं किस संबंध में कहना चाह रहा हूँ। पंचम भाव संतान, विद्या और प्रेम का भाव है। संतान प्राप्ति में बाधाएं देखने में मिल सकती हैं या संतान को कष्ट होने की संभावना होती है। पढ़ाई में मन लगने की संभावना बहुत कम है। विद्यार्थी जीवन में शिक्षा अर्जित करने में विघ्न आते हैं। प्रेम संबंधों में धोखा या मानसिक पीड़ा मिल सकती है। बुद्धि विवेक में विषाद या भ्रम बना रह सकता है। छठा भाव रोग, कर्जा और शत्रु का भाव है। गुप्त शत्रुओं से कष्ट मिलता है। बार बार रोग होते हैं, विशेषकर मानसिक या सर्दी के रोग। कर्ज लेकर जीवन यापन करने की नौबत तक आ सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती जाती है। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी का भाव। वैवाहिक जीवन में लगातार तनाव और संघर्ष देखने में मिलता है। जीवन साथी से अलगाव व तलाक की नौबत तक आ सकती है। व्यावसायिक पार्टनर से मतभेद होते हैं। वैवाहिक जीवन में मानसिक असंतुलन बना रहता है। अष्टम भाव आयु, रहस्य, दुर्घटना का भाव। अकाल मृत्यु या बार बार दुर्घटनाओं का योग बनता है। जीवन में कई रहस्यमय व भयावह घटनाएं होती हैं। जीवन में अकस्मात अचानक बड़े नुकसान होते हैं। व्यक्ति को मानसिक तौर पर लगातार भय, चिंता, अज्ञात भय घेरे रहते हैं। नवम भाव भाग्य, धर्म का भाव। भाग्य का साथ नहीं मिलता है। धर्म में आस्था की कमी होती है। व्यक्ति उल्टी सीधी बातें और कुतर्क करता है। पिता से संबंधों में भी तनाव रहता है। यात्राओं में विघ्न
बाधाएं बार बार आती है, तीर्थ यात्रा का कोई लाभ ऐसा तक नहीं उठा पाता है। 10वां भाव कर्म कैरियर प्रतिष्ठा का भाव, कैरियर में बार बार उतार चढ़ाव आते हैं। व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में मानसिक दबाव व तनाव रहता है। पिता या बॉस से झगड़े होने की संभावना है। पिता के सुख में कमी आने की संभावना भी होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव होता है। 11वां भाव लाभ इच्छाएं प्राप्ति और मित्रता का भाव, इच्छा पूर्ति में विलंब अवश्य देखने में मिलता है या इच्छा पूर्ति में विफलता होती है। मित्र धोखा दे सकते हैं, मित्रता टूटने की संभावना होती है। ऐसा भी देखने में आता है कि मित्र ही गुप्त शत्रु का कार्य कर रहे हों। आय के स्रोत चलते चलते अचानक बंद हो जाते हैं। बड़े लाभ की बनाई योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। 12वां भाव वह हानि विदेश जेल हॉस्पिटल का भाव, खर्च अनियंत्रित होता है। व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान रहता है। मानसिक शांति के लिए भी धन व्यर्थ हो जाता है। जेल अस्पताल कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। विदेश जाने में रुकावट या जाकर भी मानसिक पीड़ा हो सकती है। ये मैंने 12 भावों में यदि विष योग जिस भी भाव में बन रहा है तो वो क्या फल हो सकते हैं उसके बारे में वर्णन किया है। किंतु इसके उपाय बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जिस भाव में ये योग बन रहा है उस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, किस राशि में बन रहा है और उस भाव का भावपति यानी कि भावेश कहाँ स्थित हो गया है और उसकी स्थिति कैसी है, इन सभी बातों का आकलन करके ही पूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। किंतु जैसा मैंने बताया है, यदि स्थिति वैसी ही है तो उपाय भी अभी आपके सम्मुख रख दे रहा हूं। आप उपाय करके स्वयं लाभ ले सकते हैं। जिस राशि में बनता है उस राशि के अनुसार उपाय अलग अलग हो सकते हैं। मैं सामान्य उपाय आपके लिए लेकर आया हूं जो आप बिना किसी ज्योतिषी को अपनी जन्मपत्री दिखाएं स्वयं कर सकते हैं। इन उपायों से हानि की कोई संभावना नहीं है, 100% हानि की संभावना नहीं है, लाभ होने की संभावना अवश्य है। आप करिए, यदि लाभ हो जाए तो बहुत अच्छा है। प्रथम भाव लगन भाव में यदि विष दोष हो, नियमित ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक करें या रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं तो भगवान शिव को जल अर्पित करें। जल में काले तिल यथाशक्ति अवश्य मिलाएं। नित्य सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि द्वितीय भाव में ये योग निर्मित हो गया है, चावल दूध मिश्री का दान करें या खीर बनाकर निर्धन को खिलाएं। मीठा बोलने का निरंतर अभ्यास रखें। मंगलवार को लाल वस्त्र में एक सिक्का लपेटकर जल में बहाएं। यदि विष योग तृतीय भाव में बन रहा है, हनुमान चालीसा का नित्य रात्रि को सोते समय पाठ करें। सोते समय मैं कारकों को ध्यान में रखकर उपाय बता रहा हूं। अलग अलग लगन के अनुसार अलग अलग उपाय हो सकते हैं, लेकिन जिन कारकत्वों को विष योग प्रभावित करेगा मैं उन कारकत्वों को बल देने का उपाय आपको दे रहा हूं। नित्य रात्रि को हनुमान चालीसा का पाठ करें। छोटे भाई बहनों से संबंध हमेशा मधुर बनाकर रखें। उन्हें उपहार देते रहें। मंगलवार को मसूर की दाल का दान करें। चौथा भाव, यदि चौथे भाव में विष योग निर्मित हो गया है, माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। घर में सायकाल जब रात्रि और दिन का बीच का संधि काल मिल रहा हो, अंधेरा होने लगे, तब दिया अवश्य लगाएं। माता के चरण स्पर्श लेकर आशीर्वाद लें। माता से थोड़ी सी चांदी पुरानी लेकर अपने साथ रखें, किसी कपड़े में बांधकर या किसी पर्स में डालकर रखें। पंचम भाव, गणपति अथर्वशीर्ष या सरस्वती वंदना का पाठ करें। विद्यार्थियों को पुस्तक, पेन या शिक्षा संबंधित वस्तुओं का दान करें। विशेषकर छोटी बच्चियों को शिक्षा संबंधित वस्तुओं का दान करें। अपने गुरु की सेवा करें। गुरु की आज्ञा का पालन करें।
छठा भाव, शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। शनि स्तोत्र, शनि चालीसा का पाठ करें। निर्धन को भोजन अवश्य समय समय पर कराते रहें। सप्तम भाव, शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें। शुक्रवार का उपवास रखें। माह में एक बार नहीं तो साल में कम से कम 2 बार 1, 5, 7 या 9 कन्याओं को भोजन करा दे। संबंधों में संवाद हमेशा बनाए रखें। संवाद समाप्ति की स्थिति कभी उत्पन्न न होने दें। कठोर भाषा का प्रयोग करने से बचते रहें। अष्टम भाव में यदि ये योग निर्मित हो गया तो ये स्थिति अत्यंत जटिल हो सकती है। नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार या यथाशक्ति करें। शिव मंदिर में नित्य जलाभिषेक करें। भगवान शिव को प्रत्येक शिवरात्रि को छोटा सा तांबे का त्रिशूल अर्पित करते रहें और यदि वो प्रसाद स्वरूप वापस मिल जाए तो अपने पर्स में रखें। अगली शिवरात्रि में वो जो रखा है उसको विसर्जित कर दे जल में, नया प्रसाद स्वरूप फिर लेकर फिर पर्स में रख लें। नवम भाव, गुरुवार को पीली वस्तुएं खाएं, पीली वस्तुएं बांटें, केले का दान करें। पीले वस्त्र गुरुवार को पहन पाए तो अवश्य पहने। तुलसी में प्रत्येक गुरुवार को जल अर्पित करके ओम विष्णुवे नमः का 108 बार जाप करें। नारायण कवच का पाठ भी आप इस स्थिति में करेंगे तो आपको लाभ देगा। कभी कभार गुरुवार को ब्राह्मण को भोजन कराएं और भोजन में पीली वस्तुएं, पीले रंग की वस्तुएं खाने को दें और पंडित जी को एक आध वस्त्र जैसे ऐसा ही सही पीले रंग का दान में दें। दसम भाव, दसम भाव में यदि ये योग बन गया तो गौ माता को गुड़ और गेहूं मिलाकर रविवार को खिलाते रहें। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। नित्य प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करें। सूर्य के सामने 5 मिनट समक्ष बैठकर और 5 मिनट पीठ करके बैठकर ध्यान करें उगते सूर्य के समक्ष। लाभ स्थान, गुरुवार को बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करें। पीले वस्त्र आप भी धारण कर लेंगे तो आपको लाभ होगा। हमेशा अपनी मित्रता और भाइयों में ईमानदारी रखें। लक्ष्य बनाकर ही कार्य करें। अपने किसी गुरु या गुरु के समक्ष, गुरु के समकक्ष किसी व्यक्ति से सलाह लिए बिना कोई कार्य न करें। बुधवार को गौ माता को हरे रंग की वस्तु धनिया, पालक या चारा खाने को देते रहें। द्वादश भाव में यदि ये योग बन गया तो गायत्री मंत्र का जाप नित्य करें। विशेषकर प्रातःकाल और संध्या में से किसी भी समय कर पाए तो करें। गायत्री मंत्र और महामंत्र मृत्युंजय मंत्र की दीक्षा लेकर कर लेंगे तो आशातीत लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दीक्षा नहीं ली है तो किसी विद्वान योग्य ब्राह्मण से दीक्षा अवश्य ले लें। बिना दीक्षा के मंत्र कार्य करें, ऐसी संभावना कम होती है, हानि होने की संभावना भी होती है। आजकल जो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र को कहीं भी बजाकर रख दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ये वेद मंत्र हैं, खेल नहीं है। 12वें भाव में यदि विष योग बन गया है तो अपने खर्चों पर संयम रखें। दिखावे में आकर खर्च न करें। सप्ताह में एक बार या जब जब भी संभव हो पाए मौन व्रत करें। विष योग पर बोलने को तो बहुत कुछ था, लेकिन मैंने सब कुछ इसी एक वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। अब तक आपने जाना कि चंद्र शनि का विष योग क्या होता है, किस प्रकार हमारे जीवन में मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करता है। 12 भावों में इसके फल क्या क्या हो सकते हैं, मैंने प्रत्येक भाव का विस्तार से बताया। प्रत्येक भाव के अनुसार शास्त्र सम्मत और ज्योतिष शास्त्र से तार्किक उपाय लेकर मैंने आपको बताने का प्रयास किया।
किंतु इस समस्त ज्ञान का सार मैं आपके सम्मुख 1 मिनट में रख दे रहा हूँ। विष दोष जीवन का अंत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। विष योग केवल एक बाधा नहीं है, ये आध्यात्मिक निमंत्रण है। इस बात को यदि आप समझ गए तो विष योग के काफ़ी दोषों से आप मुक्त हो जाएंगे। भीतर झांकने का, कर्म सुधारने का और अपने जीवन को तप के माध्यम से प्रकाश में बदलने का संकेत विष योग होता है। जैसे समुद्र मंथन से विष पहले निकला था, वैसे इस योग से भी पहले विष अर्थात दुख, वेदना और संघर्ष आता है। किंतु यदि आपने विवेक का प्रयोग किया और श्रद्धा से साधना का मार्ग पकड़ लिया तो अंततः यही विष योग आपको अमृत तत्व की ओर ले जा सकता है। मन को चंद्रमा की तरह निर्मल और शांत बनाए, कर्म को शनि की तरह गंभीर और स्थिर बनाए, आत्मा को शिव की तरह मुक्त करने का प्रयास करें। जो व्यक्ति विष योग को समझकर उसके साथ जीना सीख जाता है, वह फिर कभी भी न इस जन्म में न किसी जन्म में डरता है। अज्ञात वह उसको कभी पीड़ित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भीतर शनि का अनुशासन और चंद्रमा की सहनशीलता जन्म ले चुकी होती है। शास्त्र यही कहते हैं, विषम विषम संयोगेन औषधम भवति। विष और विष का मिलन ही औषधि का निर्माण करता है, औषधि बन जाती है। अतः स्वकर्म साधना और सद्गुरु की शरण में विश्वास रखें। आपका जीवन चाहे जितना भी विष से भरा हुआ क्यों न हो, यदि आप धैर्य, समर्पण और विवेक का प्रयोग करेंगे तो यही जीवन एक दिन अमृत बन जाएगा। यदि इस विषय ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को पुनः पुनः सुने, समझने का प्रयास करें। जो मैंने उपाय और लक्षण बताए हैं उनके अनुरूप कार्य करें। हर दोष का समाधान होता है, हर रात का सवेरा होता है। हर विष योग, हर विष, हर जहर भगवान शिव के चरणों में समर्पित होकर अमृत बन सकता है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।